नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए 3 अलग अलग सेगमेंट खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान के जरिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में जहां हम सबसे पहले बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में, तो वहीं बताएंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, साथ ही मिलवाएंगे एक कामयाब किसान प्रशांत चौधरी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। सही समय पर सरसों की बुआई आपको अच्छा उत्पादन तो दे सकती है, लेकिन कभी कभी किस्म के चुनाव और रोग व कीट प्रबंधन में लापरवाही बरतने से आपको अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि सरसों की खेती के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सरसों हमारे देश की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। सर्दी के मौसम में सरसों की बुवाई 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। पहला है हरी साग के लिए और दूसरा बीज के लिए, जिससे तेल निकाला जाता है। अमूमन हमारे देश में 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच सरसों की बुवाई पूरी कर ली जाती है, क्योंकि इस समय अंकुरण के लिए वातावरण में पर्याप्त आर्द्रता होती है, जो फसल के लिए सुरक्षा कवच देती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में धान की फसल लगाई जाती है, वहाँ धान की फसल तैयार होने में समय लगता है। इस वजह से अगेती बुवाई करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में किसान पछेती बुवाई करते हैं। पछेती बुवाई किसान नवंबर माह से दिसंबर के बीच कर सकते हैं, लेकिन इसमें किस्मों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसके अलावा और कौन से मुख्य बिंदु हैं, जानते हैं हमारे प्रधान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान विभाग IARI के संजय सिंह राठौर से। 25 अक्टूबर के बाद अगर हम सरसों की बुवाई करते हैं तो ये पछेती में मानी जाती है और उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो समय पर सरसों की बुवाई हो चुकी है, लेकिन इस समय कई क्षेत्रों में बरसात हुई है। अगर ये देखा जाए तो ये बुवाई के लिए अभी भी उपयुक्त समय है, तो खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करके हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने के लिए खेत को बढ़िया से हम तैयार करें। तैयार करने के बाद में करीब इसकी 4 से 5 किलो बीज की मात्रा को 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी में सीड ड्रिल के माध्यम से बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने से पहले हम बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। बीज उपचार करने के लिए हम कुछ तरह के जैसे कवकनाशी होते हैं। कवक जो फंगस होता है, इससे कई तरह की बीमारी जो है सरसों में आती है, तो उसके लिए हम कवकनाशी से बीज का उपचार करते हैं। इसमें एक तो बाविस्टिन होता है, इससे तनागलन की बीमारी होती है, उसकी रोकथाम होती है। करीब 2 ग्राम बाविस्टिन को ऊपर 1 किलो बीज से उपचारित करने पर अच्छा इसका प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा रेडोमिल MZ जो है, इसकी भी करीब 5 ग्राम की मात्रा को 1 किलो बीज से उपचारित करते हैं, तो इससे एक सफ़ेद रोली की बीमारी का प्रकोप भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ में कुछ जैव उर्वरक जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, उनको भी बीज से उपचारित करना चाहिए। इसमें आपका अजोटोबैक्टर, उसके अलावा फास्फोरस, गोलक जीवाणु और एक माइकोराजा भी आता है। इनसे अगर हम बीज का उपचार करते हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की उपलब्धता सरसों की फसल में बढ़ जाती है, और इसलिए बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बार जब आप बीज उपचार कर लेते हैं और खेत आपका अच्छी प्रकार से तैयार है, तो हम फिर बुवाई शुरू करते हैं। बुवाई पंक्ति से पंक्ति पर हमेशा करना चाहिए। अगर पंक्ति के द्वारा में बुवाई करते हैं तो बाद में कर्षण क्रिया है, जिसमें कि खरपतवारों का नियंत्रण, कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो हम छिड़काव करते हैं, उसमें भी हमको मदद मिलती है। इसके साथ साथ में उर्वरक प्रबंधन में भी मदद मिलती है। तो बुवाई के समय एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली होती है, वो होती है उर्वरक प्रबंधन। बेसल डोज के माध्यम से बुवाई के समय जैसे हम देखा गया है कि 80 से लेकर के 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा की संतुति की जाती है, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 30 किलो सल्फर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधी मात्रा तो नाइट्रोजन की जो रिकमेंड की जाती है, उसकी आधी मात्रा, जैसे अगर 80 किलो नाइट्रोजन की मात्रा रिकमेंडेड है तो 40 किलो नाइट्रोजन, और इसके साथ साथ में 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास और 30 किलो सल्फर को हम बुवाई के समय आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको हम पहली सिंचाई के बाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में पछेती बुवाई की जाती है, जैसे खास करके जहाँ पर धान लगाया जाता है, धान की कटाई के बाद में सरसों लगाते हैं, वहाँ पर पछेती सरसों की हम बुवाई करते हैं। और ये बुवाई कभी कभी नवंबर से लेकर दिसंबर तक जाती है।
तो उस समय किस्मों का चयन और भी अति आवश्यक हो जाता है। कई क्षेत्रों में देखा गया है कि पछेती में भी लोग तोरिया को ही लगाते हैं। तोरिया की फसल में बहुत सहनशीलता होती है, लेकिन इसमें उत्पादन कम आता है। उसकी जगह पर पछेती बुवाई में नवंबर के आखिरी तक अगर बुवाई करनी है आपको, जहाँ पे धान के बाद में जैसे कई क्षेत्र हैं, जैसे आपका पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, तो वहाँ पर इसके बाद में पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 30, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, ये ऐसी किस्में हैं जो 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। और इनमें बाद में जैसे तापमान बढ़ता है अप्रैल के महीने में, तो टर्मिनल हीट के लिए भी थोड़ी टॉलरेंस रहती है। तो पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा तारक, पूसा सरसों 25, पछेती अगर फसल लगा रहे हैं तो आप इन किस्मों का चयन करें। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखते हुए किसान सरसों की पछेती फसल से भी भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। तो देखा आपने कि सरसों की खेती किस तरह से करने पर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है, जन जन की बात। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। मधुमक्खी पालन किसानों की आमदनी को अच्छी खासी रफ्तार दे सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रयासों और योजनाओं से जुड़ने की। तो आइए देखते हैं मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। कई गुणों से भरपूर मीठा शहद किसे पसंद नहीं। बच्चों से लेकर बड़ों तक इसे बड़े चाव से खाया जाता है। शहद में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे काफी सेहतमंद माना गया है। लेकिन इस मिठास के पीछे मधुमक्खियों से लेकर किसान खासी मेहनत करते हैं। मौजूदा समय में मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय से अकेले शहद ही नहीं बल्कि अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इन उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। इस व्यवसाय में युवा वर्ग अच्छी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसान इसे कृषि के साथ ही कर सकते हैं। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इस मीठे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुली जगह की जरूरत होती है, जिसमें मधुमक्खी की पेटियां या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5,000 वर्ग फुट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती हैं। इसके बाद बेहतर उत्पादन देने वाली मधुमक्खियां जैसे एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिल डोर्साला और एपिस इंडिका को पाला जाता है। इन प्रजातियों में एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा शहद और अंडे देने वाली मधुमक्खी है और साथ ही कुछ जरूरी उपकरण जैसे मौन ग्रह, स्टैंड, मुंह रक्षक जाली, हाइप टूल, चाकू, स्मोकर, शहद और निष्कर्षण यंत्र को लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। जो किसान या युवा इस व्यवसाय में नए हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेकर ही इसे शुरू करना चाहिए, जिसके तहत मधुमक्खियों की आदतों से लेकर शहद निकालने तक की जानकारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है। इसके साथ साथ खेतिहर किसानों के लिए
और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती है। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं गांव से, और जबकि उनके पास रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके। मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहां पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है। और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा भी दी जाती है। ऋण की सहायता से किसान इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस छोटे से जीव से बहुत फायदे हैं। शहद और मधु उत्पादों के अलावा मधुमक्खियां अच्छी पैदावार में भी सहायक होती हैं। इससे परागण में काफी मदद मिलती है, जिससे पर्यावरण संतुलन भी होता है। इस तरह से देखा जाए तो इतने फायदों से भरपूर इस व्यवसाय में सभी का कल्याण छुपा हुआ है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांव किसानों के लिए क्या होगी सौगात? पशु और मछली पालकों को भी उम्मीदें हैं तमाम। क्या सबकी उम्मीदें होंगी पूरी? क्या रहेगा इस बार बजट में खास? देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श। बजट से उम्मीदें 2022-23, 28 जनवरी शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में।
प्राकृतिक खेती के गुणों के बारे में किसान धीरे धीरे ही सही लेकिन वाकिफ होते जा रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने रसायन युक्त खेती के खामियाजे को भुगता और फिर इन्होंने प्राकृतिक खेती को चुना और अब ये दूसरों को भी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रशांत चौधरी से। नाचन खेड़ा बुरहानपुर के रहने वाले प्रशांत चौधरी ने बागवानी में नए प्रयोग कर सफलता की कहानी लिखी है। उनके बाग में अमरूद, सीताफल और अन्य सब्जी फसलों के पौधे लहलहा रहे हैं। इसके पीछे उनकी कठिन मेहनत और सूझबूझ छुपी हुई है। जीवन के पिछले पन्नों को पलटते हुए प्रशांत बताते हैं कि वो नासिक के एक स्कूल में शिक्षा लिया करते थे, लेकिन पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने पर घर की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत पर आ गई। जिम्मेदारी को संभालने के लिए प्रशांत ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और खेती का काम संभालने लगे। वो बताते हैं कि पहले वो भी अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे उन्हें लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिंदगी में तब नया मोड़ आया जब उन्हें पता चला कि रसायन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से उनके परिवार में संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद प्रशांत ने रासायनिक खेती को अलविदा करते हुए जैविक खेती को अपनाया। पहले तो शुरू में मैंने रासायनिक खेती से शुरुआत की, जैसे पूरे गांव में कर रहे थे लोग। उसके बाद 2003 में मेरी शादी हुई। शादी के 2-3 साल बाद तक सब ठीक था, नॉर्मल। फिर उसके बाद बच्चे के लिए इलाज चालू हुआ, बच्चा नहीं हो रहा था तो इलाज चालू हुआ। उसके बाद फिर 10-15 साल तक ऐसे ही इलाज चलता रहा। फिर कुछ रिपोर्ट आने के बाद उसमें समझ में आया कि हार्मोन्स अनबैलेंस है। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम जैविक का हुआ, वो मैंने अटेंड किया सुभाष पालेकर जी का। फिर उसके बाद ही मैंने एक फैसला ले लिया कि अभी कभी फर्टिलाइज़र डालूंगा नहीं और पेस्टिसाइड छीटूंगा नहीं। इस नई राह पर चलने के लिए प्रशांत ने जानकारियां जुटानी शुरू की और पर्याप्त जानकारी लेकर जैविक खेती को विस्तार दिया। वो आज 10 एकड़ खेती में सीताफल और मिर्च की फसलें लगाए हुए हैं। जैविक खाद के इस्तेमाल से आज प्रशांत भरपूर उत्पादन ले रहे हैं। यही वजह है कि दूसरे किसान भी उनसे जैविक खेती की गुर सीख रहे हैं। दूसरे किसानों की यानी जो किसान संपर्क में हैं उनसे चर्चाएं करता हूँ कि आप भी जैविक खेती करो, अधिक लाभ मिल रहा है, कम खर्चे में उत्पादन अच्छा मिल रहा है। और उनको हर सप्ताह एक दिन बुलाता हूँ खेत पर, उनको जानकारियाँ देता हूँ। उनसे कुछ जानकारी और नहीं मिलती है, अपन कुछ देते हैं तो चर्चाएं से उनको भी तसल्ली होती है और वो भी प्रेरित होते हैं। वो बताते हैं कि जैविक रूप से तैयार की गई इन फसलों का बाजार में अच्छा दाम भी मिल रहा है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लाभ को बढ़ाने और भूमि का समुचित उपयोग करने के लिए प्रशांत बाग में लगे पौधों के बीच के स्थान में अंतर्वर्तीय सब्जियों की पैदावार भी लेते हैं, जिससे आय बनी रहती है और जमीन के हर हिस्से का समुचित इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही प्रशांत फसल अवशेष को जलाते नहीं बल्कि इनसे वो जैविक खाद बनाते हैं। इसके अलावा वो अपने खेतों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेष खाद और जीवामृत का भी उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है और फसल उत्पादन भी भरपूर मिलता है। जैविक खेती समय की मांग है। इसे अपनाकर किसान खेती आने वाले खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं, साथ ही भरपूर उत्पादन भी ले सकते हैं। आज की दौर में सब ज़्यादा मुनाफे की ओर किसान भाग रहे। उसी के चक्कर में यदि मौसम खराब होता है, मौसम आपदा आती है तो घाटा बहुत होता है। तो आज किसान ने ये विचार करना चाहिए कि मुनाफा कम हो लेकिन लागत भी कम होनी चाहिए। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।